अच्छा किया उठ गए हो दुष्ट। हिलने न पाए बुनियाद एक ठोस सत्य की, इसलिए अक्सर 10-10 दफे लिया तुमने झूठ का सहारा। हम कभी समझ नहीं पाए फूल बाबू, तुम्हारी ये लीला। लहरा रहा है चारों ओर ऊब घुटन डाह बेचैनी का समंदर, राग द्वेष लोभ मोह वासना का पारावार। तृप्ति और सुख की व्यक्तिगत डोंगियों में बैठे इत्मीनान का आनंद भोग रहे हैं मुट्ठी भर लोग। उनकी ओर उठाकर तना हुआ हाथ चीखे तुम ऊंची आवाज में, चोट्टे हैं ससुरे, पाजी हैं ससुरे, गद्दार हैं साले, पकड़ो पकड़ो भागने ना पाए। इस पर हम 4 जने लगे आपस में खुसुर फुसुर करने। एक ने कहा, वो देखो जाने कहां से लाया है स्लोगन उधार, खुदा ही लगाए इन बिठनिकों का बेड़ा पार। आखिर क्या हो गया है राका चौधरी को, घर पे खेती वेती है ना। इस पर दूसरा सिर हिला के रह गया महज। विस्फरित थी बड़ी बड़ी आंखें, जमे थे गालों के अंदर मगही पान के बीड़े आठ पूरे के पूरे। लेकिन बोला तीसरा, हाँ भाई ये तो बतला दो क्या होती है भूखी पीड़ी। यहां वहां बड़ी तारीफ छपती है इनकी, अमेरिका में छपते हैं फोटो, जाने कितने नखरे हैं इनके। अरे अब इस पे मैं भला चुप रह जाता, कहा एक के कंधे पे रख के हाथ। दरअसल हम ही ने बना दिया है इनको पागल, छेक रखी है राह। न खुद बढ़ेंगे आगे न औलाद को ही मौका देंगे। शासन और समाज, शिक्षा केंद्र, वाणिज्य और विज्ञान, मठ और मंदिर, आर्मी और खेती बाड़ी, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान, बंधे हैं हमारी रगों से विकास के सारे सूत्र। तिकड़म और चाटुकारिता, चुगलखोरी और भीतरघात, यही सब तो चलता है यहाँ दिन रात। सच कहूं तो यही है सोसाइटी की 12 खड़ी। दुख सत्य है, सुख है धोखाधड़ी, ठगी है शॉर्टकट कामयाबी का। फिर भी लेना हो जिन्हें धर्म ईमान का ठीका, बांध के लंगोट चरते हुए घास तशरीफ ले जाएं उधर, कोई एतराज नहीं स्वर्ग ही पहुंचे। जानते हो मित्र, हमारी ही पीढ़ी की खुदगर्जी और ढोंग से फूट निकला था ये फूल, यानी राका चौधरी। साहित्य का थोड़ा सा दुर्भाग्य ये है कि राजकमल चौधरी का सही मूल्यांकन हुआ नहीं। राजकमल चौधरी जिस तरह की प्रतिभा थी वो बहुत देर से, यानी 20वीं सदी समाप्त होने के बाद थोड़ा थोड़ा सा लोगों ने समझना शुरू किया कि राजकमल चौधरी में क्या गहराई थी और उनकी हैसियत, उनका कद साहित्य के आधुनिक इतिहास में हिंदी में क्या था। राजकमल में एक प्रतिभा, विद्रोह, लेकिन व्यवहार में, संबंधों में अत्यंत शालीनता। अपने जीवन के बारे में उन्होंने कोई चीज़ छिपा के नहीं रखी, खुले खजाने, एक खुली किताब थी उनकी ज़िंदगी। ये राजकमल चौधरी जिस तेवर और जिस अध्ययन के साथ आए थे, राजकमल पढ़े लिखे भी बहुत लगे मुझे, बहुत पढ़े लिखे थे। राजकमल चौधरी को 3 स्तरों पर बिल्कुल नया मैंने समझा। एक तो व्यक्तिशः भी, जैसे उनका अपना रख रखाव जो था, उनकी दिनचर्या जो थी, उनका जो तब समझ में आता था जीवन दर्शन या साहित्य दर्शन जितना समझ में आता था, उस दृष्टि से लेखन उनका ऐसा कुछ था कि बिल्कुल भाषिक दृष्टि से और कथ्य की दृष्टि से बिल्कुल ताज़ा था। मैथिली की अपनी पूरी परंपरा में, परंपरा की सुगंध लेते हुए उसमें जो नयापन था वो चौंकाने वाला तो था ही, आकर्षित भी करने वाला था। राजकमल चौधरी ऐसे व्यक्ति थे कि वो बड़े पुरानी पीढ़ी के आतंक से मुक्ति के लिए भी कई बार उन्होंने ऐसी आलोचनाएं की हैं जो अतिवादी लग सकती हैं। वो तो हमार जीवार, हम उनकर भगिनमान एके वंश के सब गोटे एठाम रहत रही। हमरा से वो छोट रहत, वो चल गला बाहर, हम रह गलहुँ वही ठाम।
बहुत दिन के बाद फिर एहिठाम अयलै थे तो एहिठाम गाजा भांग पीबैत रहे तो सब लेखक रहे थे तो ई सब पीबैत रहे तो ओहि संगमे हमहूँ सब अपन रमल रहैत रही। हम मिथिला निवासी पुकारते थे उसे लाड़ वाले घरेलू नाम से, यानी हमारे लेखे वो था फूल बाबू। पता है तुम्हें क्या था उसका मूल नाम? बतला दूं? हाँ बतला ही दूं। कानों पर जोर तो पड़ेगा मगर अच्छा लगेगा। मणिंद्र नारायण चौधरी। कहो कितना अच्छा लगता है सुनने में। मना किया था मैंने आज से 12 साल पहले। अच्छा भला नाम था मणिंद्र। आ पड़ी थी ऐसी क्या जरूरत नए संबोधन की। इस पे कहाँ कुछ बोला था फूल बाबू। मुस्कान भर उभर आई थी गालों पर। तो ये था तुम्हारा राका चौधरी। यूं ही नहीं पकड़ाया था। हाँ साहब, वो अदना पागल नहीं था, बड़ा ही विचित्र प्राणी था वो। बीसियों नौजवान मानते थे उसे अपना मसीहा। अजीबा अजीबा, इसमें अति की गंध आई आपको। मालूम है जनाब, अजनबी तक प्रणत थे उस जीनियस के प्रति। तो ऐसा था वो राजकमल चौधरी। तीखापन जो समाज को देखने और समझने का नज़रिया है, उसका पैनापन और स्थापित सिद्धांतों से बाहर चीज़ों का मूल्यांकन करने की उनकी जो इच्छा शक्ति थी वो बहुत अलग थी और लोगों को उलझन में डालती थी और लोग परेशान होते थे। लोगों को लगता था कि ये आदमी बहुत ज़्यादा अलग है, या तो इसको खारिज किया जाना चाहिए या स्वीकार किया जाना चाहिए। स्वीकार किया जाना ज़रा मुश्किल काम था राजकमल चौधरी जैसे व्यक्ति को। बहुत, जिसको कहते हैं कि एक तरह से वो आग का अंगारा था कि उसको आप स्वीकार करेंगे तो हाथ जल जाएगा। इससे भय होता था लोगों को। बहुत कुछ टूटता था जो कुछ साहित्य में चल रहा था, और उस बहुत कुछ टूटने में एक तरह से ये भी था कि साहित्य का माहौल आंदोलित होता था, विचलित भी होता था, जैसे उसमें गहरी लहर उठ रही हो। वो राजकमल चौधरी का लेखन एक तरह से ऐसा पत्थर था जो पानी में फेंक दिया जाए और उसके बाद पानी में एकदम तहलका मच जाए, उथल पुथल मच जाए। तो ये जो राजकमल चौधरी की आदत थी और लिखने की प्रवृत्ति थी, वो लोगों को बहुत तकलीफ में डालती थी। सत्य अर्थ में आधुनिक जो है वो राजकमल नहीं लिखा। वह उस वक्त भी आधुनिक था और आज भी उतना ही आधुनिक है। राजकमल चौधरी की मृत्यु के बाद आप लोगों को तो शायद नहीं याद होगा कि उस वक्त तक किसी भी आधुनिक लेखक और या बड़े लेखक की मृत्यु पर देश भर में इतनी भाषाओं में इतनी मात्रा में पत्रिकाएं, माने श्रद्धांजलि की पत्रिकाएं छपी हों, ये पहली घटना थी। किसी कवि और कलाकार से बदला लेने का यही तरीका होता है कि उसके जीवन को आधार बना करके उसके पूरे रचनात्मक कर्म कलात्मक अवदान के पर छींटे उछाले जाए। शायद इन्हीं बातों के कारण एक समय राजकमल के साथ भी ऐसा होगा, लेकिन एक पूरी पीढ़ी है उसमें, अकेले राजकमल नहीं है। हमारे समाज में असल में किसी को मारने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि उसको बदनाम कीजिए, और राजकमल चौधरी के साथ भी यही हुआ कि उनकी कविता के प्रसंग में उनकी सचमुच जो देन है उसको समझने समझाने के बदले उनको बदनाम करने की कोशिश अधिक की गई। आप ज़रा उन चिट्ठियों में देख जाइए, एक बार गौर कर जाइए, पूरी चिट्ठियाँ पढ़ जाइएगा और उसमें आप निकालिए मुझे कि नैतिकता भ्रंश, गंदगी, अश्लीलता या ये शराब और खाने की उच्छृंखलता ये कितनी है, कहाँ है। सारे खत के बेहतरीन बुद्धिजीवी के खत हैं, बहुत ही संवेदनशील लेखक के खत हैं, और लेखकों के बीच की वैचारिक समस्याओं को और रचनात्मक समस्याओं को डील करते हुए खत लिखे गए हैं। वो सब लंबे लंबे खत हैं।
सुन के मेरा प्रवचन झुका लिया सबने चुपचाप सिर, अलग हुए। किसी ने नहीं देखा फिर किसी की तरफ। हाँ, परसों शाम की बात है। अरे हाँ, परसों शाम की बात है। अरे हाँ, परसों शाम की ही बात है। मैं पहुंचा था कामायनी, भाड़े का मामूली सा मकान, वर्षों का तुम्हारा रैन बसेरा। तुम्ही ने दिया था उसे ये नाम अपनी रुचि के मुताबिक, मुक्ता और दिव्या और नीलू। मिला हूं बच्चों से परसों शाम, पिता की छाया से वंचित। क्या होगा अब इन शिशुओं का? सुना है साझे की हमारी ये सरकार कुछ सोच रही है इनके बारे में। शायद मासिक ग्रांट बांध देगी, खरीद लेगी मुक्ति प्रसंग की शेष प्रतियां। कुछ ना कुछ जरूर करेंगे महामाया बाबू, मुझे विश्वास है, और मित्रों से सुना भी है, वो अवश्य देंगे ध्यान। राजकमल में एक और महत्वपूर्ण बात ये हम देखते हैं कि उनके जितने चरित्र हैं उपन्यासों में या कहानियों में, उनसे वो खुद को, अपने आप को पूरी तरह अलग नहीं रख पाते हैं, और ऐसा लगता है कि वो डिक्टेट कर रहे हैं अपने टर्म्स, और वो सारे चरित्र उनके इशारे पर नाच रहे हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन ग्रामीण परिवेश में गांव वाले को अच्छा नहीं लगता था। क्या तो उस समय का जो माहौल था, इस गांव का सामाजिक परिवेश, जिस परिवेश में हम लोग रहते थे, उस समय में व्यक्तिगत जीवन में उनका रहने का, जीने का जो तौर तरीका था, ढंग था, खान पान और रहन सहन, उस समय में, उस समय के परिवेश के आधार पर इस गांव के लोगों के मानसिकता में वो बात हजम नहीं होती थी। इसीलिए उनका यहाँ गांव के सामाजिक परिवेश में उनके रहने के, जीने के ढंग के चलते उनके लिए अच्छा आदर का भाव नहीं था। ये सिर्फ इसलिए कैंपेन चल रही है कि उस आदमी का कभी मूल्यांकन ना हो। बहुत अफसोसनाक है। थोड़ा आप जब उस पर काम कर ही रहे हैं, इस चीज़ पर इंसिस्ट करिए कि उस आदमी का मूल्यांकन उसके लेखन और उसके ख़तों से होना चाहिए, लोगों के ज़रिए गढ़े गए मिथकों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक मिथक उसके बारे में सच होता मैंने नहीं देखा है। पारिवारिक रिश्तों के बारे में उससे ज़्यादा डेडिकेटेड और प्यार वाला रिश्ता मैं मानता हूँ कि आदर्श है, बहुत कम मिलेगा। जिम्मेदारी से जीता था वो परिवार को। ओ स्नेही पिता, फिक्र न करना, अब तुम इन बच्चों की, शशि संभाल लेगी इनको। सुना है तुम्हारे नाम पर उगा रहे हैं लोग चंदा, बंगाल में, राजस्थान में, दिल्ली में, कलकत्ते में। काश उसमें से थोड़ी रकम पहुंच पाती यहां तक, यानी मुक्ता, दिव्या, नीलू तक। शायद पहुंच ही जाए ना, नहीं पहुंचेगी शायद। जाने भी दो फूल बाबू, तुम खुद ही ढेर सा धन छोड़ गए हो। नहीं छोड़ गए? नहीं छोड़ गए हो? छोड़ गए हो कि भली भांति मालूम है मुझको। अभी ढेर सा साहित्य है अप्रकाशित, कविताएं, कहानियां, नाटक, निबंध, तैयार होगी पुस्तकें दसियों। सचमुच बहुत कुछ छोड़ गए हो फूल बाबू, फिक्र ना करना जरा भी। और भला कहता है कौन कि तुम रहे नहीं। सचमुच बहुत कुछ छोड़ गए हो फूल बाबू, फिक्र न करना जरा भी। और भला कहता है कौन कि तुम रहे नहीं। आज ही सवेरे देखा है मैंने, भिकना पहाड़ी से निकलकर जा रहे थे स्टेडियम की तरफ। कहाँ गए थे फूल बाबू? राजेंद्र नगर, बहादुरपुर, कंकड़बाग। ओ, बच्चों के लिए आम लेने गए थे। थी ना यही बात? 18 रुपये के 100 ठो मिले थे। जरूर लंगड़ा रहा होगा, कच्चा लेकिन पकने को तैयार। अच्छा किया ले आए आप। लगाएंगे भोग मुक्ता, दिव्या, नीलू। फूल है, कहते फूल है, पेड़ है, पेड़ है, नदी है। अब नदी उसको दूसरे ढंग से, ऐसी इस ढंग से नहीं दिखाई देती थी जैसी आमतौर पर देखते हैं।
स्त्री भी अगर वो देखता था तो बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता था। कुछ कुछ कभी कभी लोग कह सकते हैं कि शायद उसका नज़रिया कुछ इस ढंग का था कि स्त्री शरीर या स्त्री लोभ उसमें दिखाई देता हो, लेकिन वो है नहीं ऐसा। स्त्री की नियति की वो चीरफाड़ अपने ढंग से करता था। स्त्री शरीर पसंद है नापसंद है ये नहीं, स्त्री की नियति की चीरफाड़ करता था वो आदमी। राजकमल चौधरी असल में साहित्य और समाज में फैले हुए ढोंग और पाखंड के विरुद्ध एक ललकार की तरह थे, और इसीलिए ढोंगियों और पाखंडियों के आक्रोश, घृणा और आलोचना के वो शिकार भी हुए। और तब उन लोगों ने राजकमल चौधरी की देन को स्वीकार करने के बदले उनकी सेक्स संबंधी बातों की चर्चा करना ज़्यादा जरूरी समझा। इन कहानियों का शिल्प और स्वर या अभिव्यक्ति प्रणाली या भाव भंगिमा निश्चित रूप से एक नए क्षितिज की ओर इंगित कर रहा था, जो इनकी कहानियों में भी है और उस समय के और जो हिंदी के कहानीकार हुए उनमें भी। राजकमल मूल रूप से एक रोमांटिक थे इस सेंस में, जिस सेंस में वर्ड्सवर्थ या कीट्स या शेली रहे होंगे, कि वो सीधे सीधे आइडेंटिफाई करने की एक प्रवृत्ति नजर आ जाती है। और वो शायद ऐसा है, इस सीमा तक है जिसे आप कहेंगे कि वो एक एबनॉर्मेलिटी का भी रूप ले लेता है कहीं ना कहीं। अभी उस रोज दर्द की टीसों को चापते चापते उपाध्याय से कहा तुमने, मां नाराज हो गई है, अब मैं महसी नहीं लौटूंगा। वो नहीं चाहती है देखना मेरा चेहरा, बेहद रंज है मां मुझ पर, बचूंगा नहीं ना। तो क्या सचमुच इतना कुपित थी वो तुम पर, मां उग्र तारा, ग्राम देवता महिषी वाली, तुम्हारी कुल देवता? इस कदर रंज हो उठी थी तुम पर और इसी से भाग आए थे तुम? नहीं फूल बाबू, ये भ्रम था, कोरा भ्रम था तुम्हारा। मां भला नाराज होगी अपने पुत्रों पर? मैं क्या अपरिचित हूं? पहचानता हूं अच्छी तरह। कृष्ण लोहित वर्णा पाषाणी, 4 बाहों वाली उग्र तारा देवी। मैंने भी चढ़ाए हैं उसके चरणों पर नील कमल, चढ़ाया है ताजा अच्छिन जल, हासिल किया है उसका प्रसाद। यह क्या, इतने दिनों बाद सुनी है मां की शिकायत, और सो भी तुम्हारे मुंह से फूल वालों। क्यों भला यूं ही रंज हुई करुणामयी तारा? किया होगा आखिर कुछ तो अनाप शनाप तुमने, बतलाया उपाध्याय चंद्रमौली ने। मां का जिक्र करते समय बुरी तरह कांप रहे थे तुम्हारे होंठ, दहशत में डूबी थी धसी धसी आंखें। समझ नहीं पाया मैं, ऐसी क्या बात हुई? जरूर ही किया होगा तुमने मां के दरबार में थोड़ा कुछ व्यतिक्रम। बहरहाल हमेशा के लिए अब तो चुप हो गए हो फूल बाबू। आमीन मणिंद्र, आमीन राजकमल, अलविदा फूल बाबू। उसी बीमारी के ही दौरान एक बहुत मार्मिक दृश्य मैंने देखा कि उनकी नाली, मैंने कुछ नली वली वगैरह लगी हुई थी। एक और किसी दिन की घटना है, हम लोग पहुँचे तो जो तिपाही नहीं होती है, अस्पताली तिपाही, उस पर मैं बैठा हुआ, तो सब नहीं था। एक मेरे साथ और कोई था, हिंदी का नौजवान लेखक, वो बगल में पैताने का। तो फिर कुछ से बातचीत हो रही थी, तब तक बाबा आए, नागार्जुन। ये बड़ा मार्मिक दृश्य है। बाबा आए और जब जैसे आए तो स्वाभाविक है, हम भी ये हो गए और बाबा को बिठाए से, जैसे उनको बस उनको स्पर्श करके बाकायदा हाथ हाथ लगे, जैसे बच्चे को करिए गया था। कुशल क्षेम पूछा, लेकिन उससे पहले बोले कुछ नहीं, लेकिन उनकी विकलता से हाथ से वो बाबा के पैर छुएंगे। ये हम लोगों ने देखा, बाबा के पैर छुएंगे तो कैसे छुएंगे? तब ये देखा हम लोगों ने कि बाबा को बाकायदा एक दूसरा ये लाया गया, तिपाही लाई हम लोगों ने, और उस पर बाबा ने अपने, क्योंकि एकदम ऐसे लेटे हुए थे वो, तो वहाँ उनके पास सिपाही पर बाबा को अपने दोनों पैर रखने पड़े
तब बाबा के चरण स्पर्श उन्होंने किया। ये मुझे ये अजीब दृश्य था वो आदमी तोड़ने वाला बहुत था, खुद अपने आप को भी वो तोड़ता रहता था। और यही वजह है कि उस आदमी का देहांत बहुत असमय हो गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये कि उसने अपने साथ भी उसी ज़िद्दीपन का इस्तेमाल किया, उसी ज़िद का इस्तेमाल किया और उसी खंडनात्मक वृत्ति का इस्तेमाल किया। जो एक सहज जीवनचर्या है, सहज जीवन पद्धति है, उससे वो कभी एडजस्ट नहीं करता था, उसे समझौता नहीं कर पाता था। अच्छा, एक बात और, फूल बाबू, ये सावित्री कौन थी? स्वर्गंधा के पृष्ठों में बार बार आता है बेचारी का नाम। कौन थी वो जिसने लिए बांध 4 दिनों के लिए तुम्हारे प्राण? कौन सा था वो नगर, रूपालोकी पर्वती? मैसूरी तो नहीं? चुप क्यों हो गए? बतलाओ ना। किसी से नहीं कहूंगा, हाँ सच नहीं कहूंगा किसी से। मुहूर्त ज्वलितं श्रेयं न च धूमायितं चिरं। मुहूर्त ज्वलितं श्रेयं न च धूमायितं चिरं। क्या मतलब इसका? मतलब बतला दूं? तो सुनो। ओ हे अशरीरी प्रिय, बेहतर है घड़ी आधी घड़ी दहकना, लंबी मुद्दत तक ठीक नहीं छोड़ते रहना, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। यानी हमारे पूर्वजों को नफरत थी बड़ी उम्र के निठल्लेपन से। तुमने अच्छा किया, खूब किया, झोंक दिया अपना जीवन जल्दी जल्दी ताबड़तोड़ निर्धूम अग्नि के मध्य। तुम्हारा यह आत्मदाह भूल नहीं पाऊंगा। राजकमल चौधरी जिस मित्र मंडली में रहते थे, जिन जगहों पर वो रहे थे, जैसे कलकत्ता, और जो उनकी मानसिकता थी, वह फिल्मों से उनका जुड़ना मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है। स्वयं उनकी जो जिंदगी थी, कुल मिलाकर देखिए, राजकमल चौधरी मुझे तो कई बार मैंने कहिए कि शरद चंद्र और फिल्मों के देवदास लगते हैं। और फिल्मों से उनकी यह जो गहरी दिलचस्पी है, वह भी इस बात का सबूत है कि आधुनिक युग की सबसे बड़ी विकसित और प्रतिनिधि कला है फिल्म। इसलिए उससे जुड़ाव राजकमल चौधरी की चेतना के अग्रगामी होने का ही परिणाम, प्रमाण भी है। रहते अब अगर और जीवित, फट जाता बीचों बीच तुम्हारा माथा। कितनी बेचैनी थी, जाने अंदर क्या था। हाँ, यदि तुम अब और रह जाते 10, 15, 20 साल, तो इस सदी के सरहपा या डोंबीपा होते, चर्राता शौक जूतियों की माला पहनने का। भले ही सिद्ध कहकर अलग से फुसफुसाते, मगर निकल जाते कन्नी काट कर, छोड़ देते तुम्हारी राह दूर, बहुत दूर भद्रजन। हाँ, अब और जीते तो निश्चय ही मिलती तुम्हें भी कोई कुबेर गृहिणी, दिलवाती मासिक वेतन 1,500, 2,500, 3,500। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, कोई भी महानगर दिव्य धाम बनता तुम्हारा। लेकिन तुम तो बीच में ही दगा दे गए हो दुष्ट। अच्छा किया उठ गए हो दुष्ट, खूब रहा, पा गए हो छुटकारा भवसागर के थपेड़ों से। अपन तो भाई थेथर हैं, निर्लज्ज, बेहया, कटजीव, रहेंगे नहीं जल्दी।